हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और जो आज की क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की रहने वाली है। इंटेलिजेंस क्या होते हैं हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कवर किया है, साथ ही आईक्यू को पढ़ा है। आपको आईक्यू वाली जो टेबल है मैंने कल भी आपको बताया था कि आपको अच्छे से ज़रूर पढ़ लेनी है। आज की इस थ्योरी में, आज की जो सेशन रहने वाला है इसमें हम इंटेलिजेंस की थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी थ्योरीज यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है जिसको मैं आज की इस वीडियो में कवर करूंगी। इसके अलावा भी जिसमें देखो 1 फैक्टर थ्योरी को पढ़ेंगे, 2 फैक्टर थ्योरी है, 3 फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी और कैटल की थ्योरी है यहाँ पर, जो कि आपकी फ्लूइड और क्रिस्टलाइन थ्योरी है। इसके अलावा भी आपकी 2 थ्योरी और रहती है जो कि ट्रायर्किक थ्योरी है, और साथ में आपकी जो होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो आज के इस वीडियो में ये जो 5 थ्योरी है इनको आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीडीपी की क्लास है, सभी लेवल के लिए है, चाहे फिर वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे फिर पीआरटी हो, ठीक है, सभी के लिए थ्योरीज रहने वाली है। चलिए देखिए 1 फैक्टर थ्योरी। अब देखो जो थ्योरी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां से आपके ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है, बट आपको इनको भी नहीं लीव करना है बिकॉज एग्जामिनर का कुछ नहीं पता है वो कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं छोड़ रही हूं। तो चलो यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि यूनि का मतलब होता है एक और फैक्टर मतलब एक फैक्टर हो। जिस थ्योरी के अंदर आपको एक कारक की बात करी गई है तो वो आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी है, ठीक है। और इस थ्योरी को देने का काम किया था एल्फ्रेड बिने ने, एल्फ्रेड बिने। और बिने के नाम से आपको याद आ जाना चाहिए कि बिने ने जो है भाई मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था, मानसिक आयु का जो कंसेप्ट था, जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो एल्फ्रेड बिने के द्वारा दी गई थी। और एल्फ्रेड बिने ने पहला जो बुद्धि परीक्षण है, पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, वो भी इनके द्वारा दिया गया था 1904 में, ठीक है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी की बात कर रहे हैं, एल्फ्रेड बिने ने दिया था। इसको एकल कारक सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान में रखेंगे। एकल कारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस थ्योरी के अंदर इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है ना उसके अंदर एक जनरल फैक्टर पाया जाता है, एक जी फैक्टर है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ एक फैक्टर की बात करी जाए जो कि आपका जनरल फैक्टर है, जिसको आप जनरल इंटेलिजेंस कहते हो, सामान्य बुद्धि आप जिसको कहते हो, इन्होंने कहा कि भाई सबकी जो बुद्धि है उसके अंदर एक ना जनरल फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। और वो जो जनरल फैक्टर है वो कांस्टेंट होता है और सबके अंदर डिफरेंट अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन सबकी बुद्धि के अंदर एक सामान्य कारक पाया जाता है। इनका कहना बेसिकली ये है कि इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर एक चीज में बढ़िया है ना तो मतलब वो हर चीज में बढ़िया होगा। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो मतलब वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, वो खेलने में भी अच्छा होगा, वो डांस में भी अच्छा होगा, सिंगिंग में भी अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो स्टर्न कह लो या फिर टर्मन कह लो या फिर बिने तो थे ही, इन्होंने इस थ्योरी को कहीं ना कहीं जायज थ्योरी बताया, लेकिन आजकल के जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस थ्योरी को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इस थ्योरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि सबकी इंटेलिजेंस क्या होती है, सबकी इंटेलिजेंस सेम होती है, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल पढ़ाई में अच्छा है तो जरूरी नहीं है भाई वो सिंगिंग में भी अच्छा हो, वो नाटक भी बढ़िया करता हो, वो खेलकूद भी बढ़िया करता हो। किसी का खेलकूद में इंटरेस्ट होता है, किसी का पढ़ाई में नहीं होता है, तो इसलिए इस थ्योरी को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। तो आपको बस इस थ्योरी के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है कि एल्फ्रेड बिने ने दी थी और इन्होंने सिर्फ बात करी जनरल फैक्टर की कि सबकी जो बुद्धि है उसके अंदर एक सामान्य कारक पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखो इस थ्योरी के बारे में। सेकंड नंबर पे जो सिद्धांत आता है वो 2 फैक्टर थ्योरी की बात करता है। अब इन्होंने एक फैक्टर की बात करी, इन्होंने 2 फैक्टर की बात कर ली, और इस 2 फैक्टर में एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। बट ये थ्योरी दी किसने, ये थ्योरी दी गई थी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी और 1904 में ही दी गई थी, ठीक है। 1904 से याद आना चाहिए कि एल्फ्रेड बिने ने पहला इंटेलिजेंस जो टेस्ट है, पहला बुद्धि परीक्षण कब दिया था, 1904 में दिया था। मैं रिवाइज भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन का कहना है कि जो हमारी बुद्धि होती है उसके अंदर एक तो आपका सामान्य कारक पाया जाता है, एक तो आपका जनरल फैक्टर पाया जाता है और एक आपका विशिष्ट कारक पाया जाता है, ठीक है। विशिष्ट कारक, सामान्य कारक क्या है, ये आपका इनेट कैपेसिटी होता है, ठीक है। इनेट कैपेसिटी मतलब जन्मजात आपकी क्षमता होती है, जन्मजात, हिंदी में लिखते रहना अगर आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हो। अगर आप मेरे से नोट्स आपने लिए या फिर लेना चाहते हो तो उसमें आपको सब कुछ इंक्लूड मिलेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना जो जनरल फैक्टर होता है ना वो हर किसी के अंदर होता है और वो उसकी इनेट कैपेसिटी होती है जो उसको बाय बर्थ मिली है, ठीक है। तो ये हेरिडिटी से रिलेट करती है, आपकी जन्मजात क्षमता होती है। बट जो एस फैक्टर है ये आपको अपनी प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से इसको कमाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्वायर्ड एबिलिटी होती है। कैसी होती है, एक्वायर्ड एबिलिटी, यानी कि अर्जित क्षमता होती है ये आपकी, जिसको आप अपनी मेहनत से हासिल करते हो,
ठीक है। तो आपसे कई बार पूछा जाता है भाई प्रैक्टिस के लिए भाई कौन सी फैक्टर होता है जो प्रैक्टिस से आपका एनहांस होता है, तो आपका जनरल फैक्टर होता है, सॉरी आपका स्पेसिफिक फैक्टर होता है। ठीक है, इसका मैं आपको ना एक एग्जांपल बताती हूँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। चलो देखो, आपने कृति सेनन का नाम सुना है? कृति सेनन भाई एक हीरोइन है ना, सबने आपने सबने जो है उनका नाम सुना होगा, कृति सेनन। अब आप ये कहोगे मैं ये क्यों बता रही हूँ, इनकी एक बहन है नुपुर सेनन, जिनकी अभी एक मूवी शायद आने वाली है। ठीक है, अब ये दोनों ही कौन है भाई? हीरोइन है। ठीक है, सुनते जाओ बस। इनकी मदर का नाम है गीता सेनन। क्या नाम है? गीता सेनन। अब ये पेपर में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इनकी मदर का क्या नाम है, बट मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। गीता सेनन और इनके जो हस्बैंड है, मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, ये दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? प्रोफेसर है। अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मेरे टाइम पे थे। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है? प्रोफेसर है। अब देखो प्रोफेसर है दोनों, यानी कि पढ़ाई में ये ज्यादा है। ठीक है, पढ़ाई में सारी चीजें, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टीचिंग है। तो ये जो कैपेसिटी है, ये जो भाई क्षमता है, ये जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट वाली क्षमता है, वो कहीं ना कहीं इनकी बच्चियों में भी गई होगी, इनकी जो बेटियां इनके अंदर भी गया होगा, भाई इंटेलिजेंट होंगी ये। लेकिन इन्होंने अपना नाम किस में बनाया? इन्होंने अपना नाम बनाया है किसमें? फिल्मों में। ठीक है, ये जाकर के बनी एक्ट्रेस। ठीक है, इन्होंने अपना नाम बनाया फिल्मों में। तो मैं यहां पर आपको समझाना चाहती हूँ जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। अब इन्होंने अपना नाम कमाया है फिल्मों में, तो ये क्या है इनका? ये एस फैक्टर है। ठीक है, ये इनका स्पेसिफिक फैक्टर है, जिनकी वजह से इनको पहचान मिली है, भाई इनको एक्टिंग आती है। ठीक है, तो वो उसका क्या है? वो इनका है एस फैक्टर है। लेकिन जो जी फैक्टर है कि भाई पढ़ाई में भी अच्छी होंगी, तो वो क्या है इनका? ये जी फैक्टर है। भाई पढ़ने में भी बढ़िया होंगी, इनके एकेडमिक्स में भी बढ़िया मार्क्स आए होंगे, बट इन्होंने अपना नाम कमाया है किसमें? फिल्मों में, तो वो क्या है? वो एस फैक्टर है। तो जी फैक्टर वो होता है जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला, जो आपके अंदर जन्मजात है। लेकिन एस फैक्टर वो होता है जब आप अपनी मेहनत से जो चीज करते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको भाई जितना ये ज्यादा फिल्मों में काम करेंगी, उतनी जो एक्टिंग उतनी निखर के आएगी। तो जब प्रैक्टिस की बात आती है तो कौन सा एनहांस होता है? वो आपका एस फैक्टर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लूँ, कोहली का ले लो। विराट कोहली है, भाई विराट कोहली क्या खेलते हैं? विराट कोहली खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। अब विराट कोहली का एस फैक्टर क्या है? कि उनका क्रिकेट बढ़िया है, कि भाई वो क्रिकेट में अपना नाम उन्होंने कमाया है। लेकिन इसके अलावा वो जो वॉलीबॉल भी खेल लेते होंगे, भाई थोड़ा बहुत तो खेल ही लेते होंगे, है ना, थोड़ा बहुत वो टेनिस भी खेल लेते होंगे। तो ये क्या है? ये उनका जी फैक्टर है। भाई मतलब कि सारे गेम खेल लेते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या है? स्पेसिफिक है क्रिकेट। तो अभी समझे जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में। तो ये इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है उसके अंदर दो कारक पाए जाते हैं, सिर्फ जी नहीं पाया जाता। एक जी फैक्टर जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और एक आपका एस फैक्टर जो कि आपका स्पेशल यानी कि विशिष्ट कारक है। ठीक है, इतना आपको टू फैक्टर की थ्योरी में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है फिर थ्री फैक्टर थ्योरी। अब इन्होंने क्रिटिसाइज किया किनको? चार्ल्स स्पियरमैन को। और ये थे कौन? ये जो थ्री फैक्टर थ्योरी है, ये जो तीन कारक सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक को आप बार बार पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दिया था, और इस सिद्धांत को 1920 में दिया गया था। ये भी आप जरूर ध्यान में रख लेना। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, और इन्होंने क्रिटिसाइज किया स्पियरमैन को। चार्ल्स स्पियरमैन की जो जी और एस फैक्टर की थ्योरी है, इन्होंने इसको किया क्रिटिसाइज। इन्होंने कहा कि भाई जनरल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भाई आप कह रहे हो जनरल इंटेलिजेंस होती है जो हमारी बुद्धि में, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है वो मल्टीपल कारकों से मिलकर बनी हुई है, मतलब मल्टी फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ दो फैक्टर नहीं होते। कितने फैक्टरों की बात करी? दो से ज्यादा, यानी कि मल्टी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करी। मैं इसको यहां से इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि भाई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो इन्होंने बात करी है बहुकारकों की। ठीक है, बहुकारकों की, इसलिए इसको बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखोगे, मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है ना, वो छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई होती है, छोटे छोटे। और ये कारक कैसे होते हैं? ये कारक इंडिपेंडेंट होते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक एक शब्द में जो बोलती हूँ ना वो बहुत जरूरी होता है, कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं बोलती हूँ। तो ये कारक कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। इनका एक प्रधान कारक होता है जिनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे कारकों से मिलकर के हमारी बुद्धि बनी हुई होती है, इसलिए इस थ्योरी को एटोमिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है। एटोमिस्टिक थ्योरी,
ठीक है। एटोमिस्टिक मतलब एटम से रिलेटेड, और एटम क्या होता है, बहुत ही वो छोटा रूप, सूक्ष्म रूप होता है, इसलिए इसको, क्योंकि इन्होंने कहा कि छोटे छोटे कारकों से मिलकर बनी हुई, इसलिए इस थ्योरी को एटोमिस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, साथ ही एनार्किक थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है इस थ्योरी के जो आपने ध्यान में रखने हैं। 3 फैक्टर थ्योरी भी बोला जाता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी बोला जाता है, एनार्किक बोला जाता है, एटोमिस्टिक थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आप जरूर ध्यान में रख लो, और हिंदी मीडियम वाले कोशिश किया करो भाई इंग्लिश में इनके नाम याद करने की, हिंदी में भतेरे नाम हो जाते हैं। तो एडवर्ड लीन थॉर्नडाइक ने कहा कि क्रिटिसाइज किया स्पीयरमैन को कि भाई जनरल इंटेलिजेंस जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि हमारी बुद्धि जो होती है वो छोटे छोटे कारकों से मिलकर के बनी हुई होती है, इसलिए इसको एटोमिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। और ये कारक कैसे होते हैं, ये कारक इंडिपेंडेंट होते हैं। इन्होंने कहा कि हमारी जो बुद्धि है, जो हमारी योग्यताएं हैं, भाई जो एबिलिटीज है, मतलब हम बुद्धि का मतलब क्या है, मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई एबिलिटीज है, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया बुद्धि को। कहा कि एक होता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं, एक कंक्रीट इंटेलिजेंस की बात करी, और एक बात करी सोशल इंटेलिजेंस की। ठीक है, तो 3 के बारे में कौन बात करते हैं, 3 के बारे में बात करते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखो समझो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस मतलब अमूर्त बुद्धि। आप जब अपने कोई भी चीज है उसको आप सिचुएशन से बियॉन्ड जाकर के जब आप सोचते हो, किसी भी परिस्थितियों से परे जाकर के जब आप सोचते हो, तो वो किस में आता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आता है। यानी कि आपके सामने कोई भी समस्या है और जब आप उस चीज के बारे में हाइपोथेटिकली अपने दिमाग में चीजें सोचने लग जाते हो, तो वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, सिर्फ आपके सामने कोई चीजें हैं उसके उस तक आप सीमित नहीं रहते हो, बल्कि आप अपने दिमाग में उस चीजों के जो सही है गलत है वो सब चीजें अगर आप सोच पाते हो, भाई क्या सही है, क्या अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, वो गलत, मतलब आप रीजनिंग के साथ बढ़िया तरीके से जब आप उस चीज के बारे में सोच पाते हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, इसके ठीक उल्टा कंक्रीट इंटेलिजेंस होता है, जब आपके सामने कोई चीज है और तभी आप सोच पाते हो उसके बारे में, वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस है। जैसे आप किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को जब आप हैंडल करते हो, तो वो आपकी कंक्रीट इंटेलिजेंस है। आपने मैकेनिक्स को देखा है, जब कोई भी भैया जो टूल्स के साथ जो काम करते हैं, जो मैकेनिक्स होते हैं, भाई गाड़ियां सुधारते हैं, कुछ भी ठीक करते हैं, तो वो अपने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, वो कंक्रीट इंटेलिजेंस का एग्जांपल, यानी कि उनके सामने फिजिकली उनके टूल्स प्रेजेंट है, उनको पता है कौन सा औजार कहाँ लगेगा, कहाँ से कौन सी कुछ निकालना है, कहाँ पे क्या डालना है, तो मतलब कंक्रीट है, सारी चीजें उनके सामने प्रेजेंट है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट में चीजें सामने प्रेजेंट नहीं होती, आप बियॉन्ड द सिचुएशन जाकर के सोच सकते हो, आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। इन दोनों के बीच में आपको समझना है। ठीक है, सोशल इंटेलिजेंस मतलब ये तो सिंपल सा है, जब आप सोशल सिचुएशन के प्रति रिएक्ट कर पाते हो, सामाजिक रूप से कोई भी ऐसी परिस्थितियां है और जब आप अपने आप को अपना रिएक्शन वहां पर अगर दे पा रहे, अपनी प्रतिक्रिया वहां पर दे पा रहे, तो वो क्या हो जाती है, वो सामाजिक बुद्धि हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने 3 तरह की बुद्धि की बात करी, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस, इसको मैकेनिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, अब इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है उसके 4 पहलू होते हैं, 4 एस्पेक्ट की बात करी, किन्होंने, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक होता है लेवल, और एक होता है रेंज, फिर एरिया, और फिर आ जाती है स्पीड। अब आपको एक एक करके इन चीजों को समझना है। लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब होता है आपके सामने कोई भी सिचुएशन है, कोई भी डिफिकल्टी है, या फिर आप इसको ऐसे लेकर के चलो कि मान लो कोई सीढ़ी है, भाई सीढ़ी ऐसे होती है, ठीक है, और जब आप सीढ़ी चलते हो तो आप नीचे से स्टार्ट करते हो, यहाँ से, मान लो यहाँ से है सीढ़ी, तो आप ऐसे चलते ऊपर तक जाओगे। तो इनका ये कहना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल के सामने कोई भी समस्या आती है, अगर उस समस्या को मैं सीढ़ी के तौर पर अगर लूं कि भाई आपका पहले आपका जो है बिल्कुल ही बेसिक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर थोड़ा सा आपका डिफिकल्टी जो है एनहांस होती जा रही है, यहाँ पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे सीढ़ी पे, आपकी कोई भी जो सिचुएशन है उसकी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो आप इस सीढ़ी में कितना ऊपर तक चढ़ सकते हो, कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशंस के कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, किस लेवल तक आप जा सकते हो, वो कहलाया जाता है लेवल। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, पहले इजी आता है, फिर मॉडरेट आता है, फिर हार्ड आता है, तो आप कितना ऊपर तक जा सकते हो, आप हार्ड तक जा पाते हो कि नहीं जा पाते हो, तो वो क्या है, वो लेवल है, उसको स्तर बोलते हैं। फिर बात आती है रेंज की। रेंज का मतलब होता है आप कितनी नंबर ऑफ डिफिकल्टी जो क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, मतलब आप अगर बेसिक चीजें बना पा रहे हो, बेसिक अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हो तो बेसिक कितने बना पा रहे हो, अगर आप इजी बना पा रहे हो तो कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, अगर आप मॉडरेट बना पा रहे हो तो कितने बना पा रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो रेंज है, यानी कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन के दायरे में कितने दूर तक आप जा पा रहे हो, वो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। ठीक है, आपको उसमें सब कुछ लिखा मिलेगा, जो नोट्स मैंने आपको अवेलेबल कराए ना, उसमें सब कुछ
देखा मिलेगा। एरिया का मतलब होता है सम, किसका, लेवल का और रेंज का। लेवल और रेंज का समेशन किस में कहलाता है, एरिया के अंदर। यानी कि आप कितने लेवल तक क्वेश्चन जा रहे हो और उस लेवल की कितनी रेंज को कवर कर रहे हो, वो आपका एरिया कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आती है स्पीड, और स्पीड की तो सीधी सी बात है, आपकी स्पीड देखी जाती है, आपकी रैपिडिटी देखी जाती है, आपकी गति देखी जाती है कि आप जो है किसी भी सिचुएशन के प्रति कितना जल्दी रिस्पोंड करते हो। ठीक है, आप कितना जल्दी फास्ट रिस्पोंड करते हो, फास्ट अपनी प्रतिक्रिया देते हो, वो क्या कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर हमने 3 थ्योरी को पढ़ा है, कंप्लीट कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। विनय ने कहा भाई हमारे पास जो होती है एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, किसी भी एक इंडिविजुअल के अगर एक फील्ड में अगर वो बढ़िया काम कर रहा है तो वो सभी फील्ड में बढ़िया काम करेगा, ये कहना है एल्फ्रेड विनय का। इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। दो फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा 1904 में दी गई। इन्होंने कहा कि नहीं, एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। जी मतलब जनरल फैक्टर, जो कि हमारा इनेट कैपेबिलिटी होती है, जो हमारे अंदर जन्मजात होती है, जबकि एस फैक्टर जो होता है उसको हम एक्वायर करते हैं, उसको हम कमाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी मेहनत से, तो वो आपका एस फैक्टर होता है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। अब उसके बाद तीसरा है जो कि आपका 3 फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक के द्वारा। इन्होंने कहा कि भाई नहीं, बुद्धि जो है वो छोटे छोटे मल्टीपल कारकों से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए, और इसका नाम एटोमिस्टिक थ्योरी भी ध्यान में रख लेना, एनार्किक थ्योरी भी होती है, बहुकारक सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं छोटे छोटे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ में इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल इंटेलिजेंस की बात करी। इन्होंने एस्पेक्ट भी दिए बुद्धि के 4, ये 4 एस्पेक्ट भी आपको पता होने चाहिए, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बढ़ चलते अपनी अगली दो जो बची हुई थ्योरी है उनकी तरफ। इंटेलिजेंस की जो नेक्स्ट थ्योरी है वो आपकी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको समूह कारक सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को देने का काम किया था थर्स्टन ने। इनका पूरा नाम है लुइस लियोन थर्स्टन, और ये थ्योरी इन्होंने कब दी थी, 1930 में दी थी। ठीक है, ये इतना चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब ये जो थ्योरी है एक तरीके से बीच का काम करती है। किसके बीच का काम करती है, स्पीयरमैन के। भाई स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर के बारे में बात करती, स्पीयरमैन और थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने कहा था कि भाई हमारी जो बुद्धि है वो छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंट कारकों से मिलकर बनी हुई होती है और जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ये आपकी इन दोनों के बीच का काम करती है। इन्होंने कहा बेसिकली, जो थर्स्टन है, इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि होती है ना, मतलब क्या है भाई, एबिलिटीज है, यानी कि, और इन्होंने कहा कि जो एबिलिटीज है वो क्लस्टर में पाई जाती है। इन्होंने भी मल्टीपल कारकों की बात करी, बहु कारकों की बात करी, बट इन्होंने ये कहा कि ये जो एबिलिटीज होती है ना वो ग्रुप्स में पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने हमारी बुद्धि को कहा कि क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। क्या कहा, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज। ये नाम आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, योग्यताओं का समूह, योग्यताओं का समूह। भाई बुद्धि क्या है, योग्यताओं का समूह है। जब आप बहुत सारी आपके अंदर एबिलिटीज आ जाती हैं, तो जो थॉर्नडाइक है उन्होंने कहा था कि ये जो एबिलिटीज है, ये जो योग्यताएं हैं, वो आपस में क्या करती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, छोटे छोटे कारकों से। इन्होंने भी मल्टीपल फैक्टर की बात करी, बट इन्होंने कहा कि ये जो योग्यताएं होती है वो समूह में होती है, इसलिए इस थ्योरी को बोला जाता है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने ये कहा कि ये जो क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज होती है ना, इनको इन्होंने नाम दिया प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का। और ये जो प्राथमिक मानसिक क्षमताएं हैं, ये कितनी बात करी, 7। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो क्या होती है, वो कुछ नहीं होती बल्कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। और ये कितनी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, ये 7 मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। फर्स्ट बात करें इन्होंने वर्बल कंप्रिहेंशन की, यानी कि मौखिक समझ। ये वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप दूसरों की भाषा को समझते हो, दूसरे क्या कहना चाहते हैं उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। तो जिसके अंदर ये वाली एबिलिटीज होती है वर्बल कंप्रिहेंशन, भाई सारी क्या है, इंटेलिजेंस है, यानी कि सारी एबिलिटीज है, बिकॉज हमने यहाँ पर कहा है कि योग्यताएं हैं। तो जिस इंडिविजुअल के अंदर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, तो जो सामने वाला क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहा है, आप उस चीज को समझने की योग्यता रखते हो, अपनी बातों को दूसरों को समझाने की भी योग्यता रखते हो। तो मौखिक समझ की बात है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये वो एबिलिटी है जब आप नंबर्स के साथ अच्छे से खेल सकते हो, जब आप नंबर्स के साथ प्ले कर सकते हो। ठीक है, प्ले करने से मतलब क्या है, आप मैथमेटिकल कोई भी चीजों को सॉल्व कर सकते हो, तो वो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाता है। फिर है स्पेशल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता। स्थानिक क्षमता में आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जो भी स्कल्प्टर होते हैं, जो भी आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है,
आर्किटेक्ट होते हैं, स्कल्प्टर होते हैं, भाई जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं, वो देखो एक पत्थर के अंदर, बहुत ही छोटे से पत्थर के अंदर भी एक बढ़िया ऐसी मूर्ति को गढ़ देते हैं। तो वो किसकी वजह से? क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है स्पेशल, यानी कि वो जगह को परसीव कर सकते हैं, और उसको परसीव करने के साथ साथ उनके अंदर वो अपनी कारीगरी को भी दिखा रहे हैं। जितने भी आर्किटेक्ट है भाई, वो भी सारे क्या कहते हैं भाई, छोटी सी जमीन है उसके अंदर वो इतने सारा बढ़िया घर बना देते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाता है? वो स्पेशल एबिलिटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब अवधारणा गति। परसेप्चुअल को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि भाई अखबारों में कई बार क्या आते थे, पजल आते थे। ठीक है, दो पिक्चर दिखाई जाती थी, दोनों सेम सेम होती थी, बस इनमें आपको 5 डिफरेंस ढूंढने होते थे, और वो बहुत ही छुपे हुए डिफरेंस होते थे। तो आपको जब आप परसीव कर सकते हो, जब आप अच्छे से समझ सकते हो भाई, आप यहाँ से और 5 वो डिफरेंस जो है आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपकी परसेप्चुअल स्पीड है, कि आपकी जो अवधारणा गति है, यानी कि आप कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आती है इंडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आप किसी भी चीज को जब सॉल्व कर रहे हो तो आपकी रीजनिंग कैसी, आप किस तर्क के साथ कोई भी चीज कर रहे हो। ठीक है, मेमोरी मतलब आपकी स्मृति, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हो, तो वो आपका मेमोरी आ गया। फिर वर्ड इफ्लुएंसी है, यानी कि शब्द प्रवाह। तो ये ऐसी एबिलिटी है जब आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर आपके पोएट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, कवि होते हैं ना, इतनी बढ़िया बढ़िया शब्द लाते हैं, छांट छांट के इतनी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो होते हैं भाई, उनको पता होता है कितना शब्द कहाँ पे क्या बोलना है। तो ये 7 तरह की एबिलिटी है जिनके बारे में ग्रुप फैक्टर थ्योरी में जो लुईस टर्मन है, थर्स्टन है, वो बात करते हैं। तो ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गया। नेक्स्ट जो थ्योरी है आपकी, नेक्स्ट थ्योरी है कैटल की थ्योरी है। ठीक है, इनका पूरा नाम है रेमंड कैटल, और ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी, ये इन्होंने दी थी 1963 में, 1963 में। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, 1963 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। और इन्होंने जो है कहा कि इंटेलिजेंस जो है 2 टाइप से होती है, एक होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक होती है क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड मतलब द्रव बुद्धि और क्रिस्टलाइज मतलब जो द्रव ना हो, जो ठोस बुद्धि हो। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखोगे। देखो, इसको आप कैसे समझोगे, दोनों के बीच में डिफरेंस करते हुए हम इसे पढ़ेंगे। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब जब आप किसी भी नई परेशानी को, नए क्वेश्चंस को जब आप अपने नवीन विचारों से सॉल्व करते हो, जब आप अपनी रीजनिंग लगाते हो, उसमें तर्क लगाते हो, कोई भी लॉजिक लगाते हो, बिना किसी आपके लर्निंग एक्सपीरियंस के, जब आप नई नई समस्याओं को अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो वो फ्लूइड इंटेलिजेंस आता है। ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस मतलब वो बिल्कुल जमी हुई है, वो ठोस है, वो उस पर चल रही है जो आपके पास्ट नॉलेज है। ये आपके पास्ट नॉलेज पर नहीं चल रही है, ये आपके जो क्रिएटिविटी है, जो आपके नवीन जो विचार है उसके ऊपर चल रही है, इनोवेटिव आइडियाज जो आपके अंदर है उसके ऊपर चल रही है। लेकिन ये क्या है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि ये बिल्कुल जमी हुई है, ये सिर्फ वहां तक सीमित है जो आपने पीछे किया है, जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस आपको बताते हैं, तो आपके प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ठीक है, अब इसको ना एक एग्जांपल की जरूर देखो। जैसे मान लो भाई एक लेडी है, वो बहुत टाइम से खाना बना रही है। जैसे मान लो आप अपनी मदर को ले सकते हो, फिर आप खुद को भी ले सकते हो। तो मदर है भाई, खाना बना रही बहुत टाइम से, तो अभी मदर को बार बार जो कुक बुक्स होती है वो देखने की जरूरत नहीं है भाई ये चीज कैसे बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो इतना टाइम खाना बना चुकी है कि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। वो ये भी बता सकते हैं कि इतनी चीजें इसमें ये इतनी जाएंगी। ठीक है, इतना भी बता सकती है। तो वो क्या है, वो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है कि उनको अपने एक्सपीरियंस से पता चल चुका है अब। ठीक है, तो ये आपकी नर्चर यानी कि एक्वायर्ड होती है। ये 2 डिफरेंस ध्यान में रखना। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, ये नेचर होती है यानी कि इनहेरिटेड होती है। ठीक है, यानी कि जन्मजात होती है ये इंटेलिजेंस। और ये वाली इंटेलिजेंस कैसी होती है, ये अर्जित होती है, एक्वायर्ड होती है। हमने जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ा था तो हमने नेचर और नर्चर की बात करी थी। वहां पर भी हमने यही डिफरेंस किया था। नेचर मतलब जो आपकी हेरिडिटी से रिलेट करता है और नर्चर मतलब जो आपके एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो आपने एनवायरनमेंट में जो चीजें सीखी है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस से जो चीजें आपने सीखी है, वो किस में आ जाती है, वो क्रिस्टलाइज्ड में आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाता है जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो डिक्रीज होती है विद एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, जो आप आपका जो नवीन आइडियाज लगा करके जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, वो धीरे धीरे आपकी डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। जबकि ये जो है आपकी वो इंक्रीज होती है विद एज। ये ध्यान में रखना।
ठीक है, ये बढ़ती है उम्र के हिसाब से और ये आपकी घटती है। अब आपसे पूछा जाता है कि पीक पे कब होती है फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो पीक पे होती है अराउंड 20 ईयर्स। ठीक है, जब कोई भी इंडिविजुअल 20 साल का होता है ना, उसके अराउंड ये बिल्कुल पीक पे होती है। इस टाइम पर हम किसी भी समस्या का समाधान बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट कर जाती है। उसके बाद डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि गिरना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाती है। जबकि ये है, इसका जो पीक माना गया है वो पीक माना गया है 60 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 60 साल तक आपके ये जो बुद्धि है वो चलती रहती है, उसके बाद वो गिरना स्टार्ट करती है। कई बारी आपसे ये भी कहा जाता है, वैसे तो आप 20 याद रखेंगे, बट कई बार इसको 40 भी माना गया है कि किसी किसी में इसको 40, बट आप 20 जनरली याद करके चलेंगे। ठीक है, अब आपसे बात करी जाती है लर्निंग और एक्सपीरियंस, और हमने लर्निंग और एक्सपीरियंस की बात यहां पर करी है। तो आपकी जो क्रिस्टलाइज्ड यानी कि जो आपकी ठोस बुद्धि है वो लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आपकी सीखते हो आप, जैसे जैसे आपको अनुभव होता है, वैसे वैसे आपकी क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि क्या है, इंक्रीज होती है। जबकि ये जो है डिपेंड नहीं करती, ठीक है, डिपेंड नहीं करती किस पर, लर्निंग और एक्सपीरियंस पर। इसको आप आराम से लिख लेना। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करती है लर्निंग और एक्सपीरियंस पर, ये आपकी जो प्रेजेंट टाइम पर आपका इंटेलिजेंस है उस पर बेस्ड करता है। उसके बाद एक डिफरेंस और इसमें आप लिख सकते हो कि ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड होता है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर, ये आपका इस पर बेस्ड नहीं होता। ठीक है, ये आपका इस पर बेस नहीं है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब आपके ब्रेन का डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। और इस तरह के प्रॉब्लम हम कब सॉल्व कर सकते हैं, जब आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम कर रहा हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ब्रेन के डेवलपमेंट पर। ब्रेन का अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो आप इस तरह की जो समस्याएं होती हैं उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। जबकि ये आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड करता है, तो इसको ये आपका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर बेस्ड नहीं करता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फ्लूइड और क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमने आज 5 थ्योरीज को कवर करा है, यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी, और उसके साथ साथ आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी और रेमंड केटल की थ्योरी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ वो वीडियो हम करेंगे ट्रायर्किक, जो कि स्टर्नबर्ग का थ्योरी है, उसके साथ होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस। कई बार ज्यादा क्वेश्चन तो होवर्ड गार्डनर से ही आते हैं, बट यहाँ से भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज को आपके लिए इंक्लूड किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। काफी कैंडिडेट ने नोट्स ले लिया है, आप भी अवेल कर सकते हैं। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।